हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इस सीज़न की आपकी ये फर्स्ट क्लास है माइक्रो का सेमेस्टर 3 के लिए, और जो सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि आपका सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंज्यूमर सरप्लस था और कंज्यूमर सरप्लस का पहला टॉपिक बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, लिखिए क्लास नंबर 1 लिखिए पहले। सबसे पहले मैं देख लूं क्लास में आज कौन कौन से बच्चे हैं। आर्या, अनुस, एक और आर्या, बीबी, गार्गी, पद्मजा, रिधिमा, आरएस एंड सुशांत। राइट, आप सबको आवाज आ रही है? माइक ऑन कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है सर, सबको आ रही है। राइट जी, चलिए जी बजट कंस्टेंट स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये बताइए, मैंने कहा आपको कि जो कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स बिहेवियर थे उसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स जिसमें आपका बजट कंस्ट्रेंट आता है, एंड देन प्रेफरेंसेस आता है, देन यूटिलिटी आता है, देन चॉइस आता है, एंड देन डिमांड आता है। ये सारे चैप्टर्स को हम बेसिक चैप्टर्स मानते हैं, और इन सब में से एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, लेकिन क्वेश्चन एक बनता है 15 मार्क्स का। लेकिन बेसिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। आप में से कई बच्चों को लगता होगा मैंने पहले पढ़ रखा है। ऑफ कोर्स आप पढ़े होते हैं, लेकिन बहुत बातें यहाँ नई भी होती है, नई होती नई। आपने क्या देखा कि ये 15 मार्क्स के आएंगे, बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंसेस, यूटिलिटी, चॉइस एंड डिमांड। लिख लीजिए इस बात को, कंज्यूमर्स बिहेवियर का। इनको हम कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड स्टेज में हम और बड़े बड़े चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। तो आज हमने क्या स्टार्ट किया? आज हमने स्टार्ट किया बजट कंस्ट्रेंट। एक प्रॉमिस मैं आपसे पहले से ले रहा हूं कि कई बातें ऐसे आपको लगेगी जो आपको आता है, आपने पहले पढ़ रखा है। तो मैं ये मानकर नहीं पढ़ाता हूँ क्लास में कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं हर चीज़ पढ़ाता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे अदर बैकग्राउंड्स के भी होते हैं, वो मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीद करते हैं। और खासकर पेंडेमिक के पीरियड में जो बच्चे पढ़े हैं उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद और कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, लेकिन एक काम करता हूँ, जो आसान बातें होती है उसको जल्दी बताता हूँ, और जो मुश्किल बातें होती है उसको थोड़ा टाइम लेके बताता हूँ। तो हर चीज़ डिस्कस करूँगा। आज की क्लास में आपको लग सकता है ऐसा कि मैंने बहुत कुछ पहले सुन रखा है। बजट कंस्टेंट के बारे में देखिए क्या है। राइट जी, एक बात और समझ लीजिए कि जितनी भी बातें मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो दो बातें होगी एक्चुअली। एक थ्योरी भी होगा एंड देन न्यूमेरिकल्स होगा। और मैं कह सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आते हैं, और मैं इतना भी हिम्मत कह सकता हूँ करने का कि 100% न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी तो आते ही नहीं है। थ्योरी तो बस हम पढ़ाते हैं जस्ट टू सपोर्ट द न्यूमेरिकल्स। थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे, तो थ्योरी तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन थ्योरी पढ़ा के ही क्लास खत्म हो जाएगी तब तो गए आप, तो इंटरमीडिएट लेवल आप पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्लासेस होगी आपकी। मेन फोकस हमारा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। मान के बच्चे क्लियर यहाँ तक? जो न्यूमेरिकल्स होगा वो भी आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड देन वर्कबुक न्यूमेरिकल्स। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल के साथ इनकाउंटर करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में। न्यूमेरिकल अवॉइड करोगे आपको नुकसान हो जाएगा। मान के बच्चे? राइट सर। आइए जी बजट कंस्टेंट की बात करते हैं। मुझे बताइए, आपकी और हमारी सबकी क्या चाहत होती है
हमारी विशेष होती है कि हम मार्केट में जो कुछ भी देखें, जो मेरी इच्छा हो, मैं सब कुछ खरीद लूँ। थोड़ा बहुत अगर कोई बच्चा माइक ऑन करके यस नो बोल सकते हो तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप भी और हम भी। आप चाहते हैं ना कि सब कुछ खरीद लें? यस सर। लेकिन खरीद पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ परचेज करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास इनकम होनी चाहिए। इनकम कितनी है उसी को हम बजट बोलते हैं। आप मार्केट में जाएंगे ना, कुछ परचेज करना चाहेंगे तो बोलेगा बजट बताओ क्या है। मतलब सीधी सी बात, आपसे इनकम पूछ रहा है, बजट क्या है, इनकम क्या है, क्या लेना चाहते हैं आप। तो इच्छा तो है कि सब कुछ ले लें, लेकिन ले नहीं सकते। अगर सबकी सारी इच्छा पूरी हो जाती तो इकोनॉमिक्स होता ही क्यों फिर? इकोनॉमिक्स तो है ही इसलिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको जुडिशियसली कैसे इस्तेमाल किया जाए अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। है ना बात, मानते हो? अपने गेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यही इकोनॉमिक्स है। अगर सारी इच्छाएं पूरी हो जाती तो फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं थी। राइट सर। तो बजट हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बजट की लिमिटेशन है, बजट की लिमिटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? बोलो ना, क्या बोलते हैं उसको? बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। बजट के लिमिटेशन को बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। आप कंस्ट्रेंट वर्ड का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं लिमिटेशन के तौर पे। राइट जी। लेकिन अगर मान लो आपका बजट आपको अलाउ भी करता है तो मार्केट में आप दो चीज़ देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? एक देखते हैं क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखते हैं प्राइस। मान लो मैं क्वांटिटी सिंप्लिसिटी के लिए दो रखता हूँ, x1 और x2। अब प्राइस भी दो रखता हूँ, P1 एंड P2। मान लिया। अगर मैं ये देखूं कि एक्सपेंडिचर ऑन x1 कितना है तो क्या कहोगे? कम ऑन जल्दी से। एक्सपेंडिचर ऑन x1 है P1 x1 और एक्सपेंडिचर ऑन x2 कितना है? P2 x2। और अगर मैं लेट कर लूं कि मैंने सारे बजट कंज्यूम कर लिया और मैं इनकम को क्या मान लूं? बताओ, बहुत बेसिक बात है, जल्दी बताओ। वार्म अप कहते हैं इसको हम, एम। अगर मैं मान लूं कि सारे बजट मैंने यूज कर लिए तो P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वस टू क्या होगा? एम होगा। ये वार्म अप क्लासेस चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है। P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वस टू एम होगा। मानते बच्चे? कम ऑन। यस सर, मानते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, कितना आसान है। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या सपोज किया कि हमने सारे इनकम को खर्च कर लिए और हमारे दोनों इनकम, सॉरी टोटल इनकम दो गुड्स पे कंज्यूम हुए, P1 x1 P2 x2। अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊं, देखो अभी तक मैंने क्या किया, एक चीज बता दूं। अगर मैं ऐसा कहूं कि P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन इक्वस टू एम, तो आप मानोगे? कमान जल्दी से। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आपने सारा इनकम खर्च नहीं किया, कुछ इनकम कम खर्च किया है। मानते हो? कुछ बचा लिया आपने। ये कहलाता है आपका बजट इक्वेशन। जब भी LHS एंड RHS को इक्वल करते हैं आप, ये बजट इक्वेशन हो गया। और ये कहलाएगा बजट कंस्ट्रेंट। आपकी एक्चुअल पोजीशन कौन दिखाता है, बजट इक्वेशन या बजट कंस्ट्रेंट? बताइए। आपकी बजट कंस्टेंट दिखाता है, क्योंकि वो आपको ये बताता है कि आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं और मिनिमम भी कितना खरीद सकते हैं। बजट इक्वेशन तो बताता क्या है कि आप सारे इनकम ही खर्च कर लो। मान गए? राइट सर। तो अभी तक मैंने क्या किया, आपको एक चीज़ डिस्कस कर लिया है, इक्वेशन। मैंने पहले भी कहा था कि जो बातें आसान होगी उसको मैं जल्दी जल्दी करके निपटाऊंगा। अब इसका दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ। आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बजट कंस्ट्रेंट का इक्वेशन डिस्कस कर लिया, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्राफ। अगर मैं इसी को ग्राफ पे दिखाना चाहूँ, ये भी बेहद आसान है, इसलिए मैं जल्दी करूँगा। तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये ग्राफ क्या होगा? ये होगा x2 और x2 इक्वस टू क्या होगा? m/p2। ओ कम ऑन। और ये क्या होगा? x1 इक्वस टू क्या होगा? m/p1। आप इसको मानते हैं कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा? अगर आप नहीं मानते तो फिर 11-12 कैसे पास किया आपने? मुझे बताओ। मैंने पहले क्या लेट किया? लेट किया x1 इक्वस टू 0। तो आपका m इक्वस टू क्या होगा? P2 x2। सारा पैसा आपने x2 पे लगा दिया, तो x2 इक्वस टू क्या होगा? m/p2। सर इतना बेसिक लेवल से आप पढ़ाते हो? यस, मुझे बहुत अनुभव है बच्चों का।
बच्चों को कुछ भी पढ़ा दो, बच्चों को सब समझ में आता है, अच्छा लगता है। ऐसे ही x1 इक्वस टू क्या होगा, m/p1। लेकिन ये वार्म अप है, अभी ये बहुत ऊपर जाएगा, ये चैप्टर बहुत आगे जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। मान गए बच्चे, क्लियर। और ये क्या हो गया आपका, लाइन हो गया बजट लाइन। बजट लाइन हो गया। और बजट लाइन यहाँ क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। बताओ क्यों दिख रहा है बजट लाइन स्ट्रेट क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने कौन सा इक्वेशन लिया है, कम ऑन, हमने इक्वेशन कैसा लिया, लीनियर। लीनियर लिया तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। देखते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स को टच करते हुए निकलता जा रहा हूँ। लीनियर लिया, ग्राफ कंप्लीट है। ग्राफ पे कुछ बातें और बोलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ग्राफ के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट हमारे लिए अफोर्डेबल है ना, कम ऑन। ग्राफ के बाहर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे लिए हमारे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं? नो सर, नॉट अफोर्डेबल। मैं भूल गया था लगता है, शायद मुझे आता नहीं था शायद। नॉट अफोर्डेबल। और इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल है, इंक्लूडिंग बजट लाइन ना। यस सर। बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है, अगर वो हम परचेज करते तो क्या पता चलता है, कम ऑन, मेरी इनकम क्या होगी, टोटली कंज्यूम हो गई है। अगर बजट लाइन के नीचे हम परचेज करते हैं, इसका मतलब कुछ इनकम मेरी बची हुई है। जितने भी अफोर्डेबल पॉइंट्स हैं, ऑल अफोर्डेबल पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ऑल अफोर्डेबल बंडल्स क्या कहलाते हैं, कम ऑन जल्दी से। क्या बात है, बजट सेट कहलाते हैं। कितनी अच्छी बात है, बजट सेट, बहुत सही बात। ऑल अफोर्डेबल बंडल्स बजट सेट कहलाते हैं। चलिए जी, कितनी अच्छी वार्म अप हो रही है, बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। बजट लाइन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या सही है? मैं लिखता हूं यहाँ पे, बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या करेक्ट है ये? क्यों? कौन बोल रही है, नाम बताओ प्लीज। बेबी बोल रही है। देखो, बजट लाइन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये कार्य किंक भी होता है। चलो किंक ले लेता हूँ। किंक वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया नहीं, आपने कर दिया तो। लेकिन किंक होने के बावजूद भी क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। अगर मैं कहूँ कि बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो क्या करेक्ट है, जल्दी बताओ। किसी ने कहा कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, किसने कहा, गार्गी ने कहा। बताओ अपवर्ड स्लोपिंग कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, कम ऑन। ओ, इसका मतलब आपने मेरी लेक्चर सुन रखी है, क्या बोलते हो, बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि आप एग्जैक्टली वही वर्ड बोल रहे हो जो वर्ड मैंने क्लास में बोल रखा है। एग्जैक्टली वही बोल रहे हो कि लोन लेकर के हम अपनी बजट लाइन को अपवर्ड स्लोपिंग भी कर सकते हैं। और ऐसा हम आगे बताएंगे इंटर टेम्पोरल चॉइस में, जो आगे का चैप्टर्स होगा, अभी नहीं बताएंगे। हालांकि इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे अपवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन इस्तेमाल किया गया है, और एग्जैक्टली मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पास्ट में बोल रखा हूँ, और जिन बच्चों ने सुना है वो यहाँ क्लास में रिपीट कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मुझसे आगे आगे पढ़ेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए जी, सुन लिया ना, राइट सर। लेकिन इस चैप्टर में आप यही मानकर चलिए कि बजट लाइन आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन बजट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपवर्ड स्लोपिंग ऑल्सो पॉसिबल। अपवर्ड स्लोपिंग ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन आगे बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बताओ। मैंने डिस्कस कर लिया है ग्राफ, इक्वेशन, ग्राफ, दो डिस्कस कर लिया। अब लिखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन, जल्दी लिखिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर मेरे लेक्चर से आप पहले से पढ़ के रखेंगे एडवांस में, तो क्लास में बहुत फायदा होगा। राइट सर, स्लोप ऑफ बजट लाइन, कम ऑन भाई। स्लोप का क्या कहानी है, देखो, याद है आप लोगों को, मुझे पता है, -P1/P2 बिल्कुल याद है। किसने बोला है, सक्षम, कौन बोला है, ऋतिक बोला, बहुत अच्छी बात।
स्लोप ऑफ बजट लाइन माइनस P1/P2 होता है, सही कहा आपने। लेकिन मैं आपकी बातों को मानते हुए डिस्क्राइब करूंगा, मेरी आदत है, मैं छोड़ नहीं सकता, हर चीज़ बताऊंगा। बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू M होता है। अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इसको y इंटरसेप्ट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। P2x2 इक्वस टू क्या हो जाएगा? इक्वस टू M माइनस P1x1। अब x2 को अकेला छोड़ दीजिए, M/P2 माइनस P1/P2 इंटू x1। यहाँ लिखिए y इक्वस टू C प्लस एम एक्स। बताओ y इक्वस टू C प्लस एम एक्स क्या है, जल्दी बताओ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और y इक्वस टू C प्लस एम एक्स में m क्या होता है? स्लोप होता है। यहां मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसको कंपैरिजन करने के लिए, C यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, M/P2 यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, क्योंकि x1 को अगर जीरो कर देंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाता है, और m यहाँ पे स्लोप है। सो P1/P2 माइनस साइन के साथ क्या है? स्लोप है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो गया? कमॉन, ओ कमॉन जल्दी से, माइनस P1/P2। यहां माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। एब्सोल्यूट टर्म्स में स्लोप क्या होगा? P1/P2। एब्सोल्यूट टर्म्स में स्लोप क्या होगा? P1/P2। हाँ, स्लोप होगा, वैसे तो माइनस P1/P2 कह सकते हैं, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कहें, एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो आप डायरेक्टली P1/P2 भी लिख सकते हैं, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। अब अगर ये बताइए कि मैं कहूं कि स्लोप किस पर डिपेंड करता है, P1 पे या P2 पे या दोनों पे? कमाओ जल्दी से, दोनों पे डिपेंड करता है। और जानते हो दोनों पे कंबाइंड तरीके से डिपेंड करता है। P1 और P2 इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2/3, 4/6 एंड 8/12। यहां पे P1 की प्राइस कितनी है? कमॉन जल्दी से, P1 की प्राइस 2 है, और यहां पे P1 की प्राइस कितनी है? 4 है। यहां कितनी है? 8 है। बताओ हर प्लेसेस, ये तीनों एग्जाम्पल पे P1 की प्राइस अलग अलग है ना? कमॉन जल्दी से। और P2 की प्राइस वो भी अलग अलग है, अलग अलग है ना? लेकिन अगर मैं कंबाइंड तरीके से बात करूं तो फिर ये क्या है? 2/3, 2/3 एंड 2/3 है, इक्वल है ना? देखो, मान गए? अगर कंबाइंडली देखा जाए तो इक्वल है। इंडिविजुअली P1 अलग है, P2 अलग है, लेकिन कंबाइंडली क्या है? स्लोप सेम है। वो कमान बच्चे जल्दी बताओ, मानते हो? तो स्लोप इंडिविजुअली P1 P2 पे डिपेंड नहीं करता है, स्लोप कंबाइंडली P1/P2 पे डिपेंड करता है। तो स्लोप को कहीं लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? स्लोप इज द रेशियो ऑफ व्हाट? P1/P2। लिख लो कहीं पे। यस, स्लोप इज द, पूछो। मान लिया, क्योंकि रेशियो पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। बच्चा बोल रहा है कि सर अगर किसी एक को कांस्टेंट कर दें और दूसरे को चेंज करें तो फर्क तो पड़ रहा है। तो फर्क क्यों पड़ रहा है? इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि P1 मैंने चेंज किया है, इसलिए फर्क पड़ रहा कि स्लो उसका रेशियो चेंज हो गया है। मानते हो? ऑफ कोर्स रेशियो तो P1 और P2 के कंबाइंड तरीके से आता है, लेकिन मैं इसलिए बात बार बार चीख चीख के बता रहा हूं कि किसी कोई टीचर आपसे पूछ दे कि स्लोप डिपेंड्स अपॉन P1, स्लोप डिपेंड्स अपॉन P2 और स्लोप डिपेंड्स अपॉन P1/P2, और वो आपका IQ लेवल चेक करे, आप आंसर क्या दोगे? स्लोप P1/P2 डिपेंड्स ऑन बोथ, दैट इज P1/P2। ऑफ कोर्स इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता, कलेक्टिवली डिपेंड करता है। मान गए बच्चे? मान गए सर। चलिए जी, अदर मेथड्स टू फाइंड आउट स्लोप। अदर मेथड टू फाइंड आउट स्लोप लिखिए। टू फाइंड आउट स्लोप, स्लोप निकालने का दूसरा मेथड, कम ऑन जल्दी से आइए।
क्या हो सकता है सर? देखो, अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव्स के सेंस में कहूँ तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, बोलो? स्लोप होता है ना। और यहां मैं कहूँ, देखो ये क्या है, चेंज इन x2, और ये क्या है, चेंज इन x1 है कि नहीं? कम ऑन। और चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, ये टेन थीटा होता है और यही स्लोप होता है, मानते हो? और ये dy बाई डी एक्स भी होता है डेरिवेटिव्स में, सब देखो सब मिला के स्लोप ही है, मानते नहीं मानते हो? कम ऑन। राइट सर। अब मैं कहूं कि अगर बताओ कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता है dy बाई डी एक्स, या यूं कहो कि क्या होता है, और चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। और ये स्लोप होता क्या है? ये होता है p1 अपॉन p2 इन एब्सोल्यूट टर्म्स। देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, ये मत समझना कि ये रिजल्टेंट है, ये तो स्लोप ऑफ बजट लाइन को क्या कहते हैं वो है। स्लोप ऑफ बजट लाइन को dy बाई डी एक्स कहते हैं, या चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 कहते हैं। वो किसके बराबर होता है, वो क्या है? p1 अपॉन p2 है। वो कमान समझ गए? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज change in x2 upon change in x1 and that is equals to what? p1 upon p2। हाउ कम, कैसे हो सकता है? देखो आ जाओ फिर से लो, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल्स टू m, लो इक्वेशन 1 मानो फटाफट। फिर क्या करो, p1 x1 प्लस चेंज इन x1 करो, प्लस p2 x2 प्लस चेंज इन x2 करो, इक्वल्स टू m करो, इक्वेशन सेकंड मानो। बोलो सर इक्वल्स टू x m क्यों किया? भाई इनकम थोड़ी चेंज हो रही है आपकी। आप x1 ज़्यादा परचेज कर रहे हैं या x2 ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं उसी बजट में मैनेज कर रहे हैं। आप कहोगे सर तब तो ऐसा हो सकता है कि एक ज़्यादा परचेज करेंगे एक कम परचेज करेंगे, यस या नो? तो फिर आपने दोनों जगह प्लस साइन क्यों लगाया, एक जगह माइनस लगाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ वो अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करना आप। मैंने बस ये दिखाया कि चेंज किया है, x1 की क्वांटिटी चेंज कर दी, x2 की क्वांटिटी चेंज कर दी विद इन द गिवन सेट ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम उसमें। कम ऑन जल्दी से बताओ, सही है ना? राइट सर। अब इसको खोल दो, p1 x1 प्लस p1 इंटू चेंज इन x1 प्लस p2 x2 प्लस p2 इंटू चेंज इन x2 इक्वल्स टू क्या कर दो, p1 x1 प्लस p2 x2, क्योंकि दोनों साइड m है, इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी m इक्वल हो गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। अगर मैं 10th क्लास में होता ना, पढ़ा रहा था आपको, तो मैं पूरी घंटे यही पढ़ाता रहता। अब कॉलेज में मुझे तो शर्म आ रहा है पढ़ाते हुए, इतना आसान चीज़ है ये, लेकिन पढ़ा रहा हूँ मैं सब कुछ क्योंकि मुझे सब कवर करना है। राइट, शर्म नहीं आ रहा, मैं इसे बोल रहा हूँ, शर्म क्यों आएगा? p1 चेंज इन x1 प्लस p2 चेंज इन x2 इक्वस टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, p1 चेंज इन x1 इक्वस टू माइनस p2 चेंज इन x2। इसका मतलब क्या हो गया, x2 चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वस टू माइनस p1 अपॉन p2। मानते हो? ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वस टू क्या हो गया, माइनस p1 अपॉन p2। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ गया। मान गए बच्चे, मान गए? यस सर। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं आपसे, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 के बारे में कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए मैं नीचे रखता हूँ चेंज इन x1 1 और ऊपर रखता हूँ 2, इसका मतलब क्या समझते हैं? अगर मैं x1 को 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो x2 क्या होगा, 2 यूनिट से कम होगा। मान गए? अगर x1 को 1 यूनिट से इंक्रीज करता हूं तो x2 2 यूनिट से कम होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 इक्वल्स टू व्हाट, 2x2। तो समझना यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप x1 x2 दोनों परचेज कर सकते हैं और फिर आप x1 परचेज कर रहे हैं, x2 को छोड़ रहे हैं, तो बताओ आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है?
कम ऑन जल्दी से, बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है जो आप चूज कर रहे हैं? जल्दी जवाब दीजिए, मत टाइम मत वेस्ट कीजिए। बेस्ट क्या आपके लिए जो चूज कर रहे हैं वो कौन है? x1 है। और मैं पूछूं कि सेकंड बेस्ट क्या है तो क्या कहोगे? सेकंड बेस्ट क्या है? x2 है। हाँ 2x2 है। x2 मतलब आपके पास सेकंड गुड्स x2 है। हो सकता है थर्ड बेस्ट भी होता है, हो सकता है फोर्थ बेस्ट भी होता है, लेकिन याद रखना ऑलवेज फर्स्ट को आप चूज करते हैं, और फर्स्ट को चूज करते हैं तो छोड़ते हैं किसको आप? थर्ड को कि फोर्थ को कि सेकंड को? कम ऑन, सेकंड को। सेकंड अल्टरनेटिव को छोड़ करके फर्स्ट अल्टरनेटिव आप चूज करते हैं। जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है वो होता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आप यहां जॉब कर रहे हैं, यहां नहीं करते तो वहां करते, और जो आपने छोड़ा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है 2x2, मानते हैं? एक एडिशनल x1 के लिए 2x2 आपने छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है 2x2। तो इसका मतलब ये x2 अपॉन x1 को, ध्यान देना, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 को हम स्लोप भी बोलते हैं, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं इसको? बोलो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, बोलो ना, x1 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब लास्टली देखो मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लास्टली लिखता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वल्स टू माइनस p1 अपॉन p2, ऑल आर द सेम थिंग। मानते हैं बात को? बताओ, मानते हैं? बोलिए जी। मानना पड़ेगा आपको। कहोगे सर आप ना बहुत छोटी सी बात को इतना लंबा खींच दिया, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल जब कर, बोलो जल्दी से पूछो। हाँ P1 अपॉन P2 आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने छोटी बात नहीं खींचा है। जब न्यूमेरिकल करते रहोगे ना, वहां देखना आपके दिमाग में कितना डबल माइंड हो जाओगे आप। यार सवाल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया हुआ है, मुझे करा ये निकालो, कैसे निकालेंगे हम? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास P1 अपॉन P2 है, मैं उसको डिवाइड कर दूं तो मुझे सिर्फ स्लोप नहीं निकलेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 में निकल जाएगा। मानते नहीं मानते हैं? कम ऑन। देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम x2 के टर्म्स में देखेंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मत करो उल्टा, आप अकेले में उल्टा कर देना उसको। अभी मैं x1 के लेके चल रहा हूं, x एक्सिस पे जो गुड्स होता है ना, x एक्सिस पे उसकी स्टडी करनी होती है। माइक्रो में याद रखना, जिस गुड्स की मुझे स्टडी करनी है उसको कहां रखूंगा मैं? कम ऑन बोलो, कहां रखूंगा? एक्स एक्सिस पे, और उसके अराउंड ही मैं बात करूंगा। वाई एक्सिस पे दूसरा चीज रहेगा, वो तो रखना पड़ता है मुझे स्लोप लोप निकालने के लिए, अदरवाइज मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा। ठीक है बच्चे? तो गार्गी ने पूछा कि हम x2 के टर्म्स में भी कर सकते हैं, आप करिए। क्या हो गया, जब मैंने आपको एक डायरेक्शन में सिखा दिया तो क्या उसका उल्टा नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा मत करिए, कंफ्यूजन हो जाए, क्या फायदा है? एक टर्म्स में बात कीजिए। आगे बढ़े हम लोग, कम ऑन जल्दी से। अब आगे निकलते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा, जब भी कभी P1 अपॉन P2 दे रखा हो तो P1 अपॉन P2 को डिवाइड करके हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 भी निकाल सकते हैं। राइट सर। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट बना के लिख सकते हैं इसको। पूछिए पूछिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाने के लिए नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ऑफ कोर्स है, अगर मैं एक गुड्स को प्लस कर रहा हूं और दूसरे को माइनस कर रहा हूं, ठीक है जी, क्लियर यहां तक बातें? राइट सर। हाँ, आप बोल रहे थे माइनस साइन। देखो ऑफ कोर्स अगर एक यूनिट को बढ़ाने से दूसरा यूनिट कम हो रहा है तो ये अपोजिट रिलेशनशिप है, तो ग्राफ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। माइनस साइन क्वांटिफाई नहीं करता, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, चलिए जी, मान के बच्चे क्लियर यहाँ तक? अगर मान लो मैं ऐसा करूँ, सपोज करो P1 इक्वस टू, मान लो मैं 10 मान लूँ, P1 इक्वस टू 10 मान लूँ, और P2 इक्वस टू क्या मान लूँ? 5 मान लूँ। बताइए P1 अपॉन P2 क्या होगा? 10/5 होगा, दैट इज 2/1 होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया कि x1 अगर इंक्रीज कर रहा है 1 यूनिट से, x1 अगर
1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, तो x2 क्या हो रहा है, 2 यूनिट से बोलो डिक्रीज कर रहा है। दैट्स इट। ये भी हम निकाल सकते हैं। P1 अपॉन P2 को डिवाइड करके हम ये बता सकते हैं कि x1 कितना इंक्रीज कर रहा है और x2 कितना डिक्रीज कर रहा है। मान गए बच्चे, क्लियर है? जल्दी बताइए। राइट सर। तो मैं कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 इज व्हाट, रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। राइट सर, आगे आइए। अब नया टॉपिक पे आइए। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक आपको? अभी तक मैंने पढ़ा दिया आपको एक बजट लाइन का इक्वेशन, फिर पढ़ाया स्लो, यस बोलो। लिखिए, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, कम जल्दी से, क्या पढ़ाया? मैंने इक्वेशन पढ़ाया, मैंने इक्वेशन के बाद स्लोप पढ़ाया, स्लोप से पहले ग्राफ पढ़ाया, और स्लोप को मैंने कितने एंगल से दिखा दिया आपको। क्लियर बच्चे, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। राइट सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक है पिवोट्स एंड शिफ्ट अ बजट लाइन। पिवोट्स एंड शिफ्ट अ बजट लाइन क्या मतलब है, देखिए जल्दी समझिए। मान लीजिए P1 क्या हो जाए, P1 डैश हो जाए और वो कम हो जाए, तो ऑफकोर्स P1 अपॉन P2 क्या होगा, P1 अपॉन P2 विल बी मोर देन P1 डैश अपॉन P2। मानते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या होगा, फ्लैटर होगा। मानते हैं? ये बजट लाइन है, इसका स्लोप क्या होता जाएगा, फ्लैटर। दूसरी एक्सिस क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि P2 चेंज नहीं हुआ। ये कितना रहेगा, ये रहेगा m बाय P2 दैट इज x2, और ये क्या है x1 m बाय P1, और ये क्या है x1 डैश m बाय P1 डैश। किसका एग्जाम्पल दिया मैंने, प्राइस रिड्यूस कर गया, किसका, x1 का। x1 प्राइस रिड्यूसेस। आपने क्या देखा, एक एक्सिस पे, इस एक्सिस पे बजट लाइन क्या कर गया, पिवोट्स कर गया, रोटेट कर गया। y एक्सिस का पॉइंट फिक्स है, बजट लाइन रोटेट कर गया। दिस इज कॉल्ड पिवोट्स। मान गए? और ये रोटेशन इधर भी हो सकता है अगर प्राइस बढ़ जाए तो। बहुत बेसिक बात है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगर बजट लाइन में ऐसी मूवमेंट होती है, यहाँ से बजट लाइन पैरेलली यहाँ चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, पैरेलल शिफ्ट्स इन बजट लाइन। और ये क्या हो रहा है, चेंज इन एम हो रहा है। इनकम के बदलने से P1 में नो चेंज, P2 में नो चेंज। इनकम के बदलने से क्या हुआ, बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट कर गया। अगर मान लो P1 भी चेंज कर जाए, P2 भी चेंज कर जाए और इनकम भी चेंज कर जाए, तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, शिफ्ट होगा नॉन पैरेलल। देखो ऐसे हो जाएगा, शिफ्ट होगा नॉन पैरेलली, नॉन पैरेलली। बच्चों वाली बात है ये सब। मैं आगे बढ़ूं? राइट सर, आगे बढ़ जाएं। राइट सर, आगे लिखिए। ये बात समझ गए ना कि ये इस शिफ्ट में क्या हुआ कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और साथ साथ बजट लाइन भी शिफ्ट कर गया, क्योंकि प्राइस भी चेंज हुआ और इनकम भी चेंज हो गया। मान गए जी? मान गए जी। अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट लिखिए, न्यूमेरियर प्राइस। इकोनॉमिक्स में इसका बड़ा रोल है, हर जगह काम आता है, ये बहुत रोल है। मैं कहता हूँ देखो, अगर मैंने कुछ देर पहले बच्चे से कहा, तभी आपसे कहा था कि यहाँ पे x1 है
यहाँ पे x2 है। बताओ हम डिस्कशन किस गुड्स का कर रहे हैं? x1 का, जो x एक्सिस पे। x2 है। क्या दुनिया भर में सिर्फ 2 ही गुड्स होते हैं? बताओ जल्दी से। क्या दुनिया भर में? नो, बहुत सारे गुड्स होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ x1 रख देता हूँ और यहाँ पे ऑल अदर गुड्स रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ बच्चे? ऑल अदर गुड्स। ऑल अदर गुड्स को हम कंपोजिट गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जल्दी बोलो। कंपोजिट गुड्स, सारे गुड्स एक साथ। और कंपोजिट गुड्स का हम प्राइस लेट करते हैं। प्राइस ऑफ कंपोजिट गुड्स इज सपोज टू बी व्हाट? सपोज टू बी, बोलो ना, ₹1 मानकर चलते हैं, लेट कर लेते हैं ऑलवेज के लिए। और जिसका प्राइस हम 1 मानते हैं, इफ प्राइस इज 1, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड न्यूमेरियर, न्यूमेरियर प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस हमने 1 मान लिया तो वही क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। न्यूमेरियर प्राइस। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरियर प्राइस। तो कंपोजिट गुड्स में तो न्यूमेरियर प्राइस होता ही होता है, सिंप्लिसिटी के लिए। अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं तो P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू होता है M। अगर मैं इसको भी P1 से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी P1 से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी P1 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों एक ही अमाउंट से डिवाइड किया है तो फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे कुछ भी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 प्लस P2 अपॉन P1 इंटू x2, ये हो जाएगा M/P1। बताओ इसके पीछे प्राइस क्या है? न्यूमेरियर प्राइस है, 1 है। कोई प्राइस नहीं है इसका मतलब प्राइस 1 है, न्यूमेरियर हो गया। मानते हैं जी? कम ऑन। तो इस तरह से आप प्राइस को न्यूमेरियर प्राइस में भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी बजट लाइन किया बिना हो, उसमें एक ही प्राइस से दोनों साइड डिवाइड करके उसको न्यूमेरियर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ x1 1 हो गया तो प्राइस ऑफ x2 क्या हो गया? पहले अगर P1 प्राइस था तो ये P2 था, अगर ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया? P2 अपॉन P1 हो गया। सेम थिंग है। बताओ यहाँ पे स्लोप क्या होगा? P1 अपॉन P2। यहाँ पे स्लोप होगा P1 अपॉन P2। और जब ये 1 हो जाए और ये P2 अपॉन P1 है, तब स्लोप क्या होगा? 1 अपॉन P2 अपॉन P1, दैट इज P1 अपॉन P2। देख रहे हो? मानते हो नहीं मानते हो? स्लोप में कोई फर्क नहीं आएगा, स्लोप सेम रहेगा। तो अगर किसी गुड्स के पीछे में अगर आपको 1 रखना है प्राइस, तो आप इस तरह से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, P1 से डिवाइड करके। ऐसा करते क्यों हैं हम सर? ऐसा करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आप चाहते हैं सब कुछ आसान बना दी जाए, और कंपोजिट गुड्स में तो ऐसा करना आपकी मजबूरी है, वहाँ तो 1 रखते ही रखते हैं। मान के बच्चे? क्लियर है? लास्ट पॉइंट मैंने ये कहा, देखो ऐसे देखो, अगर प्राइस P1 P2 है तो स्लोप क्या है? P1 अपॉन P2। अगर प्राइस 1 है और P2 अपॉन P1 है तो स्लोप क्या है? 1 अपॉन P2 अपॉन P1, दैट इज व्हाट? P1 अपॉन P2। कोई फर्क हुआ क्या? बताओ। तो न्यूमेरियर करने से स्लोप में कोई बदलाव नहीं आया, स्लोप वही है। न्यूमेरियर हम इसलिए करते हैं सो दैट कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक प्राइस को हम 1 मान लेंगे तो रिमेनिंग प्राइस में कितना जो भी बदलाव होगा कर लेंगे, तो 1 मानने से हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए न्यूमेरियर प्राइस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल होगा, बहुत जगह। जब आप न्यूमेरिकल करोगे काफ़ी जगह इस्तेमाल होगा इसका। और कंपोजिट गुड्स में तो 1 मान के चलते हैं, जहाँ पे कोई प्राइस ना देखा हो वहाँ 1 मान के चलते हैं, जहाँ पे प्राइस ना लिखी हो वहाँ क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। मान गए? जल्दी बताओ। P1 की वैल्यू मैंने क्या किया? सेकेंड केस में कुछ भी नहीं किया, P1 को भी P1 से डिवाइड कर दिया और P2 को भी P1 से डिवाइड कर दिया, वही किया है। ये कन्वर्ट किस में कर गया? 1 में, और ये इसमें कन्वर्ट किया। स्लोप में कोई बदलाव नहीं आया।
कंफ्यूज करके फिर से बोलूं? देखो बताता हूँ। मैंने कहा कि प्राइस था P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू एम। मैं इससे खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन मुझे न्यूमेरियल प्राइस समझाना है। न्यूमेरियल मतलब क्या हुआ कि मुझे इस बजट लाइन में बिना कोई चेंज किए x1 के पीछे मुझे 1 रखना है। तो कैसे पॉसिबल, बताओ कैसे पॉसिबल है? बजट लाइन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इक्वेशन में मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ बताओ? मैं एक काम डिवाइड बाय P1 कर सकता हूँ। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको ना बहुत दिल से मत लगाओ, ये मैथमेटिकल है, सिंप्लिसिटी करने के लिए। और ये भी क्या हो गया, m/P1। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आर द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ कट के ये 1 हो जाएगा। और ऐसा हम करते क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए। तो न्यूमेरियर हम दो वजह से करते हैं, एक तो कंपोजिट गुड्स में न्यूमेरियर करना ही पड़ता है, और एक सिंप्लिसिटी के लिए हम न्यूमेरियर यूज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय P1। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। यू गॉट इट और नॉट? टेल मी। पता है गाड़ी दिमाग में क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि सर आपने प्राइस कैसे चेंज कर दिया, मार्केट में प्राइस तो कुछ और ही है, आपने प्राइस कैसे चेंज कर दिया? भाई मैंने प्राइस, हाँ इक्वेशन की प्रेजेंटेशन, मैंने प्राइस मार्केट का चेंज नहीं किया है, मैं उसका रेशियो वही रखा है। और जब रेशियो वही है तो बजट लाइन का स्लोप भी वही रहेगा, सब कुछ सेम आएगा, चिंता मत करना। मान गए? हाँ राइट सर। और मैंने आपको बताया है कि कंपोजिट गुड्स को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम वो गुड्स रखते हैं जिसका मुझे डिस्कशन करना होता है, जिसका मुझे रिजल्ट निकालना होता है। तो अभी तक कितनी बातें कर ली है? बजट लाइन, उसका इक्वेशन, उसका ग्राफ, उसका स्लोप, स्लोप के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद न्यूमेरियल प्राइस, कंपोजिट गुड्स, कितनी बातें कर ली है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई है। और ये भी बता दिया मैंने आपको कि आगे आने वाले समय में जब भी मैं डिस्कशन करूंगा, जो भी मेरा मेन गुड्स होगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, x1 मान के चलूंगा उसको मैं। राइट सर। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहां तक की बातें बेसिक्स बातें थी। आपके सिलेबस में जो बजट लाइन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे जो मैंने पढ़ाया आज, वो सब नॉलेज काम आएगा। क्वेश्चन इस तरह का आएगा। अरे आप सभी सुन रहे हैं ना? क्वेश्चन इस तरह का आएगा। कौन कौन क्लास में कंटिन्यू अभी तक? आर्या गुप्ता, अनुज, बेबी, गार्गी, गौरव, करण, कनन, नंदनी, पद्मजा, सुशांत। राइट जी। क्वेश्चन इस तरह का आएगा। क्या हुआ इसमें सर? इसमें ये हुआ है कि बजट लाइन पहले फ्लैटर था, फिर स्टीपर हुआ, फिर और स्टीपर हुआ, फिर और स्टीपर हुआ, वर्टिकल हो गया। और जितने भी जगह बजट लाइन चेंज हो रही है सारे क्या कहलाते हैं? किंक। मान गए? हर पॉइंट पे। अगर बजट लाइन ऐसा है इसका मतलब यहाँ क्या है? यहाँ P1/P2 क्या है? 0 है। P1/P2 0 है। यहाँ क्या है? P1 थोड़ा सा पॉजिटिव है। यहाँ क्या है? यहाँ P2 0 है। तभी इन्फिनिटी होगा, ये स्लोप इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे। यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप इन्फिनिटी है। मतलब स्लोप 0 से इन्फिनिटी तक बीच में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब ये किंक आता क्यों है? किंक आने का वजह प्राइस चेंज। और प्राइस चेंज क्यों हो सकता है? प्राइस चेंज क्यों हो सकता है? प्राइस चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट? टैक्सेस। और बिकॉज ऑफ व्हाट? सब्सिडीज। इस वजह से भी हो सकता है। और स्लोप में बदलाव किस वजह से हो सकता है? ऑफ कोर्स अगर प्राइस में चेंज होगा मतलब स्लोप में टैक्सेस की वजह से, सब्सिडी की वजह से, और राशनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, कैसे अप्लीकेबल होते हैं, सब्सिडीज कैसे अप्लीकेबल होता है, राशनिंग क्या चीज़ होता है, बजट लाइन में किंग कैसे आता है, और इस पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं।
ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये मत समझना कि आज पहली क्लास की और आखिरी क्लास थी, ऐसे 3-4 क्लासेज जो ये और लगेंगे। सर बजट लाइन में इतनी क्लासेस? यस, कॉन्सेप्ट्स के बाद न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, और तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और बजट लाइन एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल है कंज्यूमर सरप्लस में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुअली सारे टॉपिक क्या होते हैं, एड ऑन होते चले जाते हैं। बजट लाइन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो प्रेफरेंसेस पढ़ भी लोगे ना, इंडिफरेंस कब ड्रॉ भी कर लोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। आगे चल के देखना। तो बजट लाइन, प्रेफरेंसेस, स्लोप, यूटिलिटी, चॉइस, डिमांड, सारे एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैं तो कहूँगा किसी टॉपिक को छोटा नहीं मानना है, सबको एंजॉय करना है, मज़ेदार ढंग से पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स हैं जिनको मुझे पढ़ाना है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास नंबर 2। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे चले जाते हैं, फटाफट चले जाएंगे सभी लोग। सुनो अभी क्लास नंबर 2 में ये बातें होगी फ्रेश तरीके से। टैक्स, सब्सिडी एंड राशनिंग और बजट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, किसी भी टॉपिक को सिंपली नहीं लेना है, बढ़िया से काम करना है। मैं आपको जाते जाते थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कुछ बच्चों से, आपको कुछ भी फायदा हुआ आज की क्लास में? कुछ भी फायदा हुआ? आर्य गुप्ता, फायदा हुआ? फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ बताओ, एक पॉइंट बताओ जो आपने पहली बार सुना हो। आर्य गुप्ता, राइट। ऋतिक बताओ आपने क्या सुना पहली बार आज, कुछ नया मिला आपको? वैसे मुझे आज की क्लास में, बोलो बोलो। किंग के बारे में। सक्षम बताओ कुछ सुना आपने? सक्षम बीच में थे या चले गए थे आप? थे यहाँ पे, ठीक है। देखो आज की क्लास में मैं कुछ नया पढ़ाने के लिए क्लास में आया भी नहीं था। अगर आपने सब कुछ पहले सुना हुआ था तो एक ब्रशअप हो गया, एक वार्म अप हो गया, आप अगली क्लास के लिए फ्रेशली तैयार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास आपके पीछे वाले डेज में लेके चला गया होगा कि हमने तब पढ़ा था, किससे पढ़ा था, किस टीचर ने पढ़ाया था, उस समय क्लास में कौन थे, मेरे बगल वाले बेंच में कौन बैठा हुआ था, बहुत बातें आपको याद आ गया होगा। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा पहले। तो आपको जितना भी फायदा हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं फायदा हुआ और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगली क्लास में बहुत फायदा होने वाला है और अगली क्लास में आप सबका इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।